हेलो दोस्तों, वेलकम टू ग्रेट स्कॉलर्स एकेडमी। मैं हूं सनी जैन और वेलकम करता हूं आपका नए चैप्टर में जिसका नाम है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बेसिकली हमें यहां पर वर्ड यूज करना है इलास्टिसिटी, और इसका मतलब अगर मैं समझ गया तो इस चैप्टर में आपको कुछ भी मुश्किल नहीं लगेगा। इलास्टिसिटी का मतलब क्या है? सपोज करो ये रबड़ बैंड है, ये इलास्टिक है, मैं इसे खींच रहा हूं तो ये अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है। और अगर मतलब जब भी किसी चीज को हम खींच कर प्रेशर के साथ चेंज कर सकते हैं तो मैं उसे क्या कहूंगा? रबड़ बैंड को क्या कहूंगा? इलास्टिक। लेकिन ये पेन है, मैं पेन को खींचकर इसकी पोजीशन को चेंज नहीं कर सकता, इसका मतलब ये पेन क्या है? इन इलास्टिक। तो बेसिकली जब प्राइस की वजह से डिमांड में चेंजेस देखने को मिले तब हम उसे क्या कहेंगे? इलास्टिक डिमांड। और जब प्राइस में चेंज होने की वजह से डिमांड में कोई चेंज ना हो तो हम उसे क्या कहेंगे? इनइलास्टिक डिमांड। प्राइस की वजह से डिमांड में ज्यादा चेंजेस देखने को मिले तो मोर इलास्टिक, और अगर प्राइस की वजह से अगर आपकी डिमांड में कम चेंजेस देखने को मिले तो क्या बोलेंगे उसे? लेस इलास्टिक। यही सारे कंसेप्ट लेकर हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। अगर ये थीम याद रह गया फिर आपके पास चैप्टर में अलग से कोई ऐसी डिफिकल्ट बात नहीं होगी जो रह जाएगी। तो प्राइस इलास्टिसिटी का मतलब जब मैं प्राइस को कंपेयर करूंगा डिमांड को स्टडी करने में, प्राइस में चेंज होने की वजह से डिमांड में चेंजेस दिखाई दे रहे हैं या नहीं दे रहे, इस चैप्टर का मतलब बिल्कुल यही है। तो सबसे पहले मेरे पास आ जाता है कंसेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कहीं ना कहीं जब मैं दोनों को रेशो में चेंज करने की कोशिश कर रहा हूं, जब मैं दोनों चीज़ों को कंपेयर करने की कोशिश कर रहा हूं, तभी वो इलास्टिसिटी बनेगी। तो आपका यहां पर फॉर्मूला बनेगा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। देखो बेसिकली आपके पास मैंने क्या चीज कही कि अगर प्राइस में आपने 10% चेंज करा और आपकी डिमांड में 20% यानी प्राइस से ज़्यादा चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, तो मैंने क्या कहा था? प्राइस की वजह से अगर डिमांड ज़्यादा चेंज होगी तो हम क्या बोलेंगे उसे? मोर इलास्टिक। तो यहाँ पर सिर्फ इतना ही इजी चैप्टर है, एक बार समझ आते ही माइंड में सेट होते ही कुछ नहीं बचेगा चैप्टर के अंदर। तो जब मैं उसे प्राइस से कंपेयर करूंगा तब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी जब मैं डिवाइड में प्राइस ले रहा हूं, फॉर्मूले में प्राइस को डिमांड से कंपेयर कर रहा हूं तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इनकम इलास्टिसिटी क्या होगी? इनकम इलास्टिसिटी कहीं ना कहीं जब मैं इनकम को कंपेयर करूंगा किसके साथ? डिमांड के साथ, तब वो होगी आपकी इनकम। तो यहां पर प्राइस काट के अगर मैं इनकम लिख देता तो वो बन जाती इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तीसरा आपके पास आ जाता है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्रॉस का मतलब जब मैं सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट, रिलेटेड गुड्स की इलास्टिसिटी को स्टडी करने की कोशिश करूंगा तब वो बनेगी आपकी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो बेसिकली यहां पर क्या बनेगा? मैं एक प्रोडक्ट का तो प्राइस लूंगा, सो परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ टी, चाय के प्राइस में चेंज हुआ तो परसेंटेज चेंज इन डिमांड ऑफ कॉफी। लॉजिक समझ में आया कि चाय के प्राइस में चेंज होने की वजह से कॉफी की डिमांड में कितना फर्क पड़ा? दैट इज आपका क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। व्हेन चेंज इन प्राइस ऑफ डिमांड ऑफ वन कमोडिटी इज मेजर विद रिस्पेक्ट ऑफ चेंज इन प्राइस ऑफ अदर कमोडिटी। तो यहां पर हम प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स के बारे में स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं। यहां पर हम कहीं ना कहीं आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री और सब्स्टिट्यूट गुड प्रोडक्ट को स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं। यहां पर हम देखना चाह रहे हैं कि प्राइस के बढ़ने से, मेरे प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ने से पड़ोसी के प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ रही है या घट रही है, ये सारी चीजें मैं यहां पर चेक करने की कोशिश कर रहा हूं। तो मीनिंग ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अभी अभी हमने कहा कि इट इज अ डिग्री ऑफ चेंज इन डिमांड इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन प्राइस। प्राइस इलास्टिसिटी है तो कहीं ना कहीं डेफिनेशन के अंदर भी यही लिखेंगे, तो हम ये डेफिनेशन भी लिख सकते हैं सिंपल, इट इज द रेशो बिटवीन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो जो हमने फॉर्मूला लिखा था परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, यही हम अपना आंसर भी लिख सकते हैं, डेफिनेशन भी। तो इट इज ए रेशो बिटवीन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस।
मेजरमेंट की बात करें तो हमें परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब आपको है ना ये परसेंटेज बड़ा अजीब सा नया सा वर्ड लग रहा हुआ, भाई कैसे निकालते हैं? तो ये बिल्कुल ही ईजी मेथड है, ध्यान से देखें कैसे। मैंने आपसे कहा कि कोई 1000 रुपये की जो चीज़ है वो 1500 रुपये की हो गई, ये कितने परसेंट बढ़ गई बता सकते हो? कोई आइडिया कैसे निकालते हैं हम कि कितने परसेंट बढ़ी? तो देखो, कोई नया या हार्ड रूल मेथड हमने नहीं लगाया, तो हमने क्या किया, इन दोनों का डिफरेंस लिया 500 डिवाइडेड बाय जो बेस प्राइस था वो लिया यानी 1000 और इनटू 100 कर दिया, तो हमारे पास परसेंटेज आ गई, यानी कि भैया आपकी कीमत जो है 1000 से 1500 हुई है, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो कीमत 50% बढ़ी है। यही करा। तो हमने फॉर्मूला कैसे डेवलप किया वो देखो, 1500 माइनस 1000 डिवाइडेड बाय 1000 इनटू 100, यही परसेंटेज निकाला। परसेंटेज चेंज ऐसे ही निकला। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, सपोज करो नया वाला प्राइस, इसे हम लिखते हैं, एक सेकेंड, तो नया वाले प्राइस को मैं यहाँ पर दे देता हूँ P1, पुराने वाले प्राइस को दे देता हूँ P, और ये वाला फिर से पुराने वाला प्राइस है। तो हमारा फॉर्मूला क्या बना, P1 माइनस P बाय P इंटू 100, यानी नया वाला प्राइस माइनस पुराने वाला प्राइस डिवाइडेड बाय पुराने वाला प्राइस इंटू 100। तो ऐसी अगर मुझे क्वांटिटी का चेंज निकालना हो तो मिल जाएगा या नहीं मिल जाएगा? कैसे, नई क्वांटिटी माइनस पुरानी वाली क्वांटिटी डिवाइडेड बाय पुरानी वाली क्वांटिटी इंटू 100 हो गया। तो अब मैं इसे फॉर्मूले में पुट कर सकता हूँ या नहीं कर सकता? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड Q1 माइनस Q बाय Q इंटू 100 डिवाइडेड बाय P1 माइनस P बाय P इंटू 100। ये फॉर्मूला मुझे सिर्फ यहीं तक याद रखना है। बुक में इसकी आगे की डेरिवेशन दे रखी है, चेंज इन डिमांड, इनिशियल डिमांड। आप इस तरीके से याद रखना चाहो तो ऐसे भी रख सकते हो, वरना अपना देसी तरीका भैया चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय पुराने वाला प्राइस इंटू 100, तो ऐसे भी हम याद रख सकते हैं। इससे आगे आप फॉर्मूले को ड्राइव करने की या सीखने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी जो बुक में लिखा है मैं उसे आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर आपके पास कोई भी न्यूमेरिकल पोर्शन आए, ध्यान रखना मेरी जो इम्पोर्टेंट बात मैं कह रहा हूँ, जब भी आपके पास न्यूमेरिकल पोर्शन आएगा आप इसी फॉर्मूले से सॉल्व करोगे, इससे आगे वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं करोगे। बस ये बात अगर आपको मेरी याद रही तो कभी भी आपको फॉर्मूले का रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कंसेप्ट इज़ एवरीथिंग, और कंसेप्ट अगर याद रह गया तो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, तो अगर मैं अब आपको फॉर्मूला ड्राइव भी करके दिखा देता हूँ, Q1 माइनस Q यानी चेंज दिखा रहा है क्वांटिटी में, तो मैं उसे डेल्टा Q लिख सकता हूँ डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। 100 से 100 तो कैंसिल हो गया था। उसके बाद चेंज इन प्राइस को डेल्टा P बाय P लिख सकता हूँ, रिवर्स यानी ऊपर लेके आऊँगा तो ये रिवर्स हो जाएगा, तो डेल्टा Q बाय Q इंटू P बाय डेल्टा P। और कहीं ना कहीं प्राइस और क्वांटिटी का नेगेटिव रिलेशन होता है, ये हमने पिछले वाले चैप्टर में पढ़ लिया था। अगर अभी भी कोई डाउट हो तो पहले एक बार पीछे वाले चैप्टर की वीडियो रेफ़र कर लेना। प्राइस कहीं ना कहीं बढ़ता है तो डिमांड कम होती है, और प्राइस अगर आपका कम होता है, अगर आपका प्राइस जो है वो कम होता है तो कहीं ना कहीं आपकी जो डिमांड है वो बढ़ जाती है। तो हमेशा आंसर इस इक्वेशन का नेगेटिव आता है, तो मैं आंसर पॉजिटिव लाने के लिए इसके आगे एक नेगेटिव साइन लगा देता हूँ। तो जब भी आप फॉर्मूला चेकआउट करोगे तो आपको एक नेगेटिव साइन इसके आगे लगा हुआ दिखाई देगा। डन है मेरी बात? फॉर्मूला बिल्कुल ओके। अब आपके पास क्वेश्चन सोल्व कर रखे हैं, मैं आपको दोनों क्वेश्चन का तरीका बता देता हूँ। सपोज इनिशियल प्राइस का मतलब पहले वाला प्राइस, पुराने वाला प्राइस, और उसके बाद द इनिशियल डिमांड यानी पुराने वाली डिमांड, तो बेसिकली ये P हो गया और ये आपका क्वांटिटी Q हो गया। फॉल प्राइस टू 2 रुपीज़, तो ये आपका नया वाला प्राइस P1 हो गया, और ये आपकी क्वांटिटी इंक्रीजेस टू 4 कप यानी कि ये आपका Q1 हो गया। बुक देखो इस वाले फॉर्मूले को अप्लाई करके सोल्व करती है, हम इसे नहीं करते, हम अपने तरीके से सोल्व करेंगे। हम कैसे करेंगे? Q1 माइनस Q बाय Q इंटू 100, उसके बाद P1 माइनस P बाय P इंटू 100।
ओके। अब हम फॉर्मूले को पुट करने की कोशिश करें तो सबसे पहले भाई नई वाली क्वांटिटी 4 कप माइनस पहले कितने कप खरीद रहे थे भाई हम, हमारी इनिशियल डिमांड है 1 कप, तो 4 माइनस 1/1 इंटू 100 डिवाइडेड बाय पुराना प्राइस था आपका 4 रुपये और नया प्राइस है आपका 2 रुपये, तो 2 माइनस 4/4 इंटू 100 से 100 कैंसिल हो गया। इसके बाद आपके पास आ गया 3/1 इंटू, मैं इसको ऊपर सीधा लेकर आ रहा हूँ 4/-2 हो गया। ओके, तो कहीं ना कहीं ये आपके पास माइनस का 6 आ रहा था और हम इस फॉर्मूले में माइनस आगे लगाते हैं तो आपके पास कहीं ना कहीं आंसर आएगा 6। डन होगी मेरी बात। तो जब मैं इसे सोल्व करूंगा तो आंसर आपके पास 6 आ जाएगा, ये रहा इसका आंसर 6। ओके, तो ऐसे अब मेरे पास दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, मैं इसे स्पीड से आपको बता देता हूँ, सोल्व आप लोग कर सकते हो। व्हेन प्राइस ऑफ ए गुड्स इज 5 दे बाय 20 यूनिट्स ऑफ दैट कमोडिटी, यानी कि ये आपका पुराना प्राइस है, ये पुरानी क्वांटिटी है। व्हेन प्राइस चेंजेस टू ₹7 तो ये आपका नया प्राइस है, और द क्वांटिटी परचेज इज 12 यूनिट, यानी कि ये आपकी नई क्वांटिटी है। हो गया ओके। तो इसके बाद इसे फॉर्मूले में पुट करूंगा, बहुत ही ईजी तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। टू क्रिटिकल सिचुएशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार रीज़न पूछ लिए जाते हैं कि भाई हम हर बार परसेंटेज चेंज ही क्यों देख रहे हैं। अब इसको कैसे पूछ रहा है वो ये देखो, इसने मेरे से क्वेश्चन में पूछा कि भाई हमने देखा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और परसेंटेज चेंज इन प्राइस, भाई हम हमेशा परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तो भाई परसेंटेज चेंज लेने की क्या ज़रूरत, भाई सीधा सीधा लो ना कि 2 चीज़ से हम 12 चीज़ खरीद रहे हैं। ये कह रहा है कि भाई यहाँ पर 5 रुपये से 7 रुपये हुआ तो सीधा सीधा 2 रुपये का चेंज लो ना, और यहाँ से 20 से 12 यूनिट हुई तो सीधा सीधा चेंज लो ना। ये परसेंटेज चेंज लेने का क्यों ज़रूरत पड़ी, तो भाई इसीलिए ज़रूरत पड़ी क्योंकि प्राइस तो आपका रुपीज़ में मेज़र होता है, लेकिन क्वांटिटी किसी भी चीज़ में मेज़र हो सकती है। क्वांटिटी केजी में हो सकती है, लीटर में हो सकती है, यूनिट में हो सकती है, अच्छा डजन्स में हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारी चीज़ें बेसिकली अलग अलग यूनिट है। तो ऐसे तो सॉरी ऐसे तो कहीं ना कहीं आपकी एक चीज़ को दूसरी चीज़ से मैं कंपेयर ही नहीं कर पाता ना, तो इसीलिए मैंने परसेंटेज चेंज ली, उसे एक कॉमन यूनिट में बदल लिया, और कॉमन यूनिट में बदलते ही मेरी कैलकुलेशन कहीं ना कहीं आसान हो गई। क्लियर है। तो इफ परसेंटेज चेंज इज नॉट कंसिडर, कंपैरिजन ऑफ इलास्टिसिटी अक्रॉस टू ग्रुप्स बिकम डिफ़िकल्ट, और ये प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं है। फिर एक कमोडिटी की परसेंटेज में दूसरी कमोडिटी की परसेंट से कंपेयर नहीं कर पाऊंगा। क्लियर है मेरी बात। दूसरा क्वेश्चन, भाई नेगेटिव साइन क्यों लगाया फॉर्मूले में, ये नेगेटिव साइन की ज़रूरत क्या थी। तो मैंने कहा कि आंसर हमेशा नेगेटिव आ रहा था, और नेगेटिव इलास्टिसिटी मुझे कहीं ना कहीं गलत गाइड करती। कैसे गाइड करती, अभी अभी हमने एक इक्वेशन सोल्व करी, उसका आंसर आया था 6 आया था, मतलब कहीं ना कहीं वो ज़्यादा चेंजेस दिखा रहा है, दैट इज मोर इलास्टिक, दैट इज मोर इलास्टिक। इलास्टिसिटी आई है 6, ठीक है। तो इलास्टिसिटी अगर 6 आई है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो ज़्यादा चेंजेस शो कर रहा है। लेकिन अगर मैं इसके आगे -6 लगा देता, तो अगर आंसर माइनस में आता तो इलास्टिसिटी बहुत कम शो करता, ये लेस इलास्टिक बन जाता। कैसे, जितनी हाइयर वैल्यू उतनी ज़्यादा इलास्टिसिटी, जितनी कम वैल्यू उतनी लोअर इलास्टिसिटी। तो यहाँ पर देखो क्या लिख रहा है, let's see what happen if the prefix minus do not show. Due to negative relationship between price and quantity will always move in opposite direction. One change will be positive, one change will be positive and one change will be negative. अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी, प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगी, तो अल्टीमेट दोनों में से एक चीज़ की वैल्यू हमेशा नेगेटिव आएगी। क्या होता अगर मैं
माइनस साइन नहीं लगाता तो आंसर हमेशा माइनस आता, और अगर आंसर हमेशा माइनस आता तो मुझे कहीं ना कहीं उसे कंपेयर करने में दिक्कत पड़ती। हकीकत में ये जो प्रोडक्ट है ये मोर इलास्टिक है जब भी वैल्यू 1 से ज़्यादा आती है। जब भी वैल्यू 1 से इलास्टिसिटी इक्वल्स टू 1 से ज़्यादा आती है तभी हम उसे मोर इलास्टिक कहते हैं। तो लिखता है कि दिस इज कन्वर्टेड द इग्नोरिंग साइन एंड ट्रीटिंग द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जस्ट रादर 2 एंड देन -2। द रैशनली बिहाइंड दिस कन्वेंशन इज दैट -3 इज लेस देन -2 while in context of elasticity of demand -3 shows higher elasticity of demand as compared to -2। तो हमने कहा कि जहाँ डिमांड ज़्यादा चेंजेस शो कर रही है प्राइस के मुकाबले तो आंसर तो माइनस में आ रहा था ना, तो वो मैथमेटिकली रॉन्ग होता जा रहा था, इसलिए हमने उसे मैथमेटिकली करेक्ट बनाने के लिए, इंटरप्रिटेशन को सही समझने के लिए माइनस साइन को आगे हमने इंक्लूड किया। इसके बाद आपका टॉपिक आ जाता है स्लोप ऑफ अ डिमांड कर्व एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। स्लोप ऑफ अ डिमांड कर्व हमने पढ़ाई था कि जो भी चीज़ वाई एक्सिस पर लिखते हैं डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस, तो कहीं ना कहीं आपके पास आ जाएगा स्लोप डेल्टा पी बाय डेल्टा क्यू। आपके पास जो स्लोप आएगा वो ये आएगा। तो जब भी मैं स्लोप को स्टडी करने की कोशिश करूँगा तो स्लोप आपके पास देखो ये रहा डेल्टा पी बाय डेल्टा क्यू, और आपके पास इलास्टिसिटी वाला फॉर्मूला ये रहा। तो देखो इसमें क्या लिखा है, तो मैं थोड़ा एनलार्ज कर देता हूँ, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी इंटू पी बाय क्यू, और आगे माइनस का साइन दे रखा है। इसके बाद आपके पास जो स्लोप है दैट इज़ डेल्टा पी बाय डेल्टा क्यू दे रखा है। तो ये देखो इन दोनों को मैच करें तो ये कहीं ना कहीं एक दूसरे का रिवर्स है, तो इसलिए उसने फॉर्मूले में रिलेशनशिप पुट क्या करी, दैट इज़ माइनस का साइन तो यूँ का यूँ ले लिया, उसके बाद क्यू बाय पी लिखा था तो मैंने उसे रिवर्स कर दिया, दैट इज़ 1 बाय स्लोप इंटू पी बाय क्यू। डन होगी मेरी बात। तो इसलिए कुछ नहीं है, सिर्फ रिलेशनशिप को याद रखना है, डेरिवेशन में बहुत लंबे चौड़े घुसने की ज़रूरत नहीं है। डिस्टिंक्ट सिचुएशन ऑफ इलास्टिसिटी, ये मैं आपको थोड़ा सा समझा रहा हूँ ताकि आपको डायग्राम के थ्रू क्लियर हो जाए, ठीक है। अलग अलग सिचुएशंस के बारे में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तो हम इसे ऐसे समझते हैं, हमारे पास इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की हमारे पास 5 डिग्रीज हैं, 5 डिग्रीज। मैं आपको हाथों हाथ डायग्राम भी समझाऊंगा और हाथों हाथ मैं आपको कहीं ना कहीं से एक्सप्लेन और टेबल बनाने की कोशिश भी करूंगा, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। देखो 5 डिग्री कौन कौन सी है, सबसे पहले वो समझो। पहली डिग्री है इलास्टिसिटी इक्वल्स टू 1, जहाँ पर इलास्टिसिटी का आंसर या उस इक्वेशन का आंसर 1 आएगा। दूसरी डिग्री आपके पास, मैं बीच में जगह छोड़ रहा हूँ ताकि मैं आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर सकूँ। इलास्टिसिटी इज़ ग्रेटर देन 1, कहीं ना कहीं उस इक्वेशन का आंसर 1 से ज़्यादा आ रहा है। तो सबसे पहले अगर मैं इक्वेशन की बात करूँ तो आपके पास इक्वेशन थी क्या, आपके पास इक्वेशन थी परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, यही था। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि सिंपल मैथमेटिक्स कि भाई अगर इस इक्वेशन का आंसर मुझे 1 लेकर आना है तो कैसे आएगा 1, भाई प्राइस में जितना चेंज आया उतना ही आपकी डिमांड में चेंज आया, यही होगा ना। तो यानी कि अगर प्राइस 10% इंक्रीज़ हुआ तो क्वांटिटी जो है वो 10% डिक्रीज़ हो गई, यानी आंसर 1 आया या नहीं आया। तो प्राइस में चेंज होने की वजह से अगर क्वांटिटी में भी सेम चेंज दिखाई दिया, दैट मीन्स कि दैट इज प्राइस इलास्टिसिटी इक्वल्स टू 1। ओके, आ गया माइंड में क्लियर कि आंसर 1 कब आएगा। तो अगर मैं इसे आपको डायग्रामेटिकली भी बनाकर देख सकते हैं, बिल्कुल नो डाउट। देखो ये सपोज यहाँ पर प्राइस लिखते हैं, यहाँ हम क्वांटिटी लिखते हैं। प्राइस जितना कम हुआ क्वांटिटी भी उतनी ही बढ़ गई, तो जो आपकी इलास्टिसिटी आएगी दैट इज इक्वल्स टू 1। हो गया डन। ओके, इसके बाद ग्रेटर देन 1 कब आएगा इस इक्वेशन का आंसर। तो सिंपल लॉजिक है भाई, जब क्वांटिटी में ज़्यादा चेंज दिखाई देगा प्राइस के मुकाबले, तभी तो आंसर ज़्यादा आएगा ना 1 से।
तो यानी कि जब प्राइस में 10% चेंज हुआ और क्वांटिटी में ज़्यादा चेंज हुआ, तब आपको मोर इलास्टिक चीज़ें या ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलेंगे, और ज़्यादा चेंजेस को हम क्या कहते हैं, मोर इलास्टिक। तो अगर मैं डायग्राम के थ्रू बनाने की कोशिश करूँ तो मैं देख भी सकता हूँ, यहाँ प्राइस था, यहाँ क्वांटिटी थी, ये आपका प्राइस और क्वांटिटी। मैंने कहा प्राइस में तो थोड़ी सी गिरावट आई, लेकिन क्वांटिटी देखो बहुत ज़्यादा बढ़ गई, दिखाई दे रहा है ना। ये आपका पहले वाला पॉइंट, ये आपका दूसरे वाला पॉइंट, ये देखो। और अब आप कहीं ना कहीं इस दोनों को कंपेयर करने की कोशिश करोगे तो जो मोर इलास्टिक वाला कर्व है वो चपटा बना हुआ है, स्टीपर बना हुआ है, उसकी ढलान कम है, तो डेट इज़ मोर इलास्टिक। क्लियर हो गया। इसके बाद अब हम आ जाते हैं तीसरी डिग्री पे। तीसरी डिग्री आपको समझ में आ गई होगी, कहीं ना कहीं इलास्टिसिटी लेस देन 1 आएगा। लेस देन 1 कब आएगा, जब आपके क्वांटिटी में तो कम चेंज दिखाई दे रहा है और प्राइस में ज़्यादा चेंज दिखाई दे रहा है। तो अल्टीमेट मैं इसे क्या कहूँगा, लेस इलास्टिक कहूँगा या नहीं कहूँगा। और अगर मैं डायग्राम अगर बात करूँ तो अब आपको मेरे हिसाब से डायग्राम का भी आइडिया हो चुका होगा कि हम कैसे डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे। तो कहीं ना कहीं आपका प्राइस में तो ज़्यादा चेंजेस दिखाई दे रहे हैं और क्वांटिटी में थोड़े से चेंजेस। देखो प्राइस तो ज़्यादा गिर गया, लेकिन क्वांटिटी जो है वो थोड़ी सी ही बढ़ी। अब मैं इसे मैच करूंगा तो ये जो है ना, ये स्टीपर की जगह मतलब एकदम स्लोप जो है, एकदम जो है वो खड़ी स्लोप दिखाई देगी, कहीं ना कहीं वो आपको ढलान जो है वो ज़्यादा दिखाई देगी। दैट इज़ आपका इलास्टिसिटी लेस देन। देखो अभी हमारे पास ना 2 डिग्री और बची है। कौन कौन सी 2 डिग्री बची है, एक है आपका इलास्टिसिटी इक्वल्स टू 0, और अभी एक इंपॉर्टेंट डिग्री और बची है, दैट इज़ इलास्टिसिटी इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी। अगर मैं बात करूं इलास्टिसिटी इक्वल्स टू 0, इलास्टिसिटी का आंसर 0 कब आएगा, तो मुझे पता है कि मेरी इक्वेशन क्या थी। तो अगर मैं कहूं कि भैया डिमांड में कोई चेंज नहीं आया प्राइस में चेंज होने की वजह से, तो देखो प्राइस में 10% चेंजेस आपको देखने को मिले, लेकिन आपकी डिमांड में कोई चेंज आपको देखने को नहीं मिल रहा। दैट मीन्स कि आपका आंसर जो इस इक्वेशन का आएगा, दैट इज इलास्टिसिटी इक्वल्स टू 0। तो अगर मैं डायग्रामेटिकली भी इसे सोचने की कोशिश करूं तो ये कैसे दिखाई देगा। सपोज करो वो कह रहा है भाई प्राइस 10 हो, 20 हो, 30 हो, तो प्राइस में कितना भी चेंज हो जाए लेकिन क्वांटिटी अपनी जगह पर चिपकी हुई थी, वो अपनी जगह से नहीं हिली। तो से आपकी जो है क्वांटिटी है वो अपनी जगह पर चिपकी हुई है, वो नहीं हिलेगी, चाहे प्राइस 10 हो जाए, 20 हो जाए, 30 हो जाए, 5 रुपये हो जाए। यानी प्राइस में चेंजेस देखने को मिलेंगे लेकिन क्वांटिटी में चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। इसी को हम कहते हैं, जब देखो प्राइस में चेंज हो रहा है लेकिन क्वांटिटी में चेंज नहीं हो रहा तो इनइलास्टिक है। इसी को हम वर्ड यूज करते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। ओके दोस्तों, इसके बाद हमारे पास एक और इम्पोर्टेंट डिग्री आ जाती है और वो इम्पोर्टेंट डिग्री है इलास्टिसिटी इक्वल्स टू इन्फिनिटी। अगर मैं आपको कहूँ कि भाई अगर आपको आइडिया लेना है तो इन्फिनिटी कब होता है, किसी भी चीज़ के डिनोमिनेटर में, किसी भी इक्वेशन की डिनोमिनेटर में अगर 0 आ जाए तब उसका आंसर इन्फिनिटी आता है। तो मुझे क्लियर कट साइन मिल गया है कि प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा, क्वांटिटी चेंज होती जा रही है। यानी सेम प्राइस के ऊपर भी जब मैं सामान ज़्यादा खरीद रहा हूँ या सेम प्राइस के ऊपर मैं सामान कम खरीद रहा हूँ, दैट मीन्स इलास्टिसिटी कहीं ना कहीं इसका आंसर इक्वेशन का क्या आएगा, इन्फिनिटी। तो अगर मैं डायग्राम बनाने की कोशिश करूं तो यहाँ पर आपके पास प्राइस है, यहाँ पर आपके पास क्वांटिटी है। प्राइस 10 रुपये था, 10 रुपये ही चलता आ रहा है, चाहे मैं 100 पीस खरीद लूँ, चाहे मैं 200 पीस खरीद लूँ, चाहे मैं 300 पीस खरीद लूँ, अल्टीमेट उसके अंदर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, प्राइस में कोई भी चेंजेस आपको देखने को नहीं मिल रहे। तो यही चीज़ वो यहाँ पर कहने की कोशिश कर रहा है। तो देखो प्राइस बिल्कुल सेम है, फिर भी डिमांड में दुनिया भर के चेंजेस हो रहे हैं, तो इलास्टिक तो हुई ना। तो इसलिए हम इसे वर्ड यूज करते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। ओके है मेरी बात, यहाँ तक कोई डाउट? तो देखिए आपकी जो बुक के अंदर दे रखा है वो बिल्कुल यही दे रखा है। तो देखो आपके पास लिखा है हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कहीं ना कहीं आपके पास यही दो कंसेप्ट के बारे में लिखा है। देखो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड क्या होगा कि प्राइस तो सेम है, 4 का 4 रुपये, चाहे मैं 10 पीस खरीद लूँ, 20 खरीद लूँ या
30 खरीद लूँ। इसी को मैं दूसरा नाम भी दे सकता हूँ, इट इज़ हॉरिजॉन्टल इसी को मैं दूसरा नाम दे सकता हूँ हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व और कर्व दैट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब हमारे पास दूसरे वाला आ जाता है। दूसरे वाला देखो वर्टिकल स्लेट लाइन कर्व है, तो कहीं ना कहीं ये हमारी परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड है। प्राइस में कितना भी चेंज हो जाए लेकिन क्वांटिटी अपनी जगह पर चिपकी हुई है, इसी को हम वर्टिकल डिमांड कर्व भी कह सकते हैं। उसके बाद तीसरा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहने की कोशिश कर रहा है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ये होता है जहाँ पर भी मैं कर्व के ऊपर वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश करूँ, एक्सपेंडिचर को कैलकुलेट करने की कोशिश करूं। एक्सपेंडिचर का मतलब क्या कि भाई सपोज बाज़ार के मैं बाज़ार गया और बाज़ार से मैं 10 रुपये की एक चीज़ थी और मैंने उसके 5 पीस खरीद लिए, तो टोटल मेरी जेब से कितने रुपए खर्च हुए? 50 रुपये खर्च हुए ना। तो ये है प्राइस, ये है क्वांटिटी, और जब मैं उसे मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो टोटल एक्सपेंडिचर आ जाता है, टोटल मेरी जेब से कितने रुपए खर्च हुए। तो यहाँ पर भी वो यही बात करने की कोशिश कर रहा है कि ये जो आपका इलास्टिसिटी इक्वल्स टू 1 होती है, ये जो कर्व बनता है दैट इज़ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इस रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का मतलब है इस कर्व के ऊपर आप कोई भी कहीं भी पॉइंट ले लो, वो एक्सपेंडिचर जो है वो सेम आएगा। क्लियर है मेरी बात? इसके बाद इलास्टिक और इनइलास्टिक डिमांड मैंने आपको समझा ही दिया, यानी कि जो मैंने मोर इलास्टिक लिखा था वो यहाँ पर इलास्टिक लिखने की कोशिश कर रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं जब आपकी इलास्टिसिटी का आंसर 1 से ज़्यादा आए दैट इज़ इलास्टिक डिमांड, और जब कहीं ना कहीं आपकी इलास्टिसिटी का आंसर 1 से कम आए और 0 से ज़्यादा आए दैट इज़ कॉल्ड इनइलास्टिक डिमांड। ओके, तो उसके बाद आपके पास एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर से देखने को मिलेगा, फैक्टर अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो इस इलास्टिसिटी को डेवलप या डिपेंड करते हैं, अफेक्ट करते हैं, प्रभाव डालते हैं, चेंजेस डालते हैं, वो सारी चीज़ें हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नेचर ऑफ कमोडिटी। नेचर ऑफ कमोडिटी को आप समझने के लिए लिख सकते हो सिलेंडर। ओके, अगर सपोज करो घर में रात को सिलेंडर ख़त्म हो जाए तो क्या मैं एक दिन का भी वेट कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? इसका सिंपल सा लॉजिक है। क्या मैं मम्मी को कह सकता हूँ मम्मी 2 दिन 3 दिन जो है वो आप सिलेंडर के बिना काम चला लो? क्या हो सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि ये आपकी नेसेसरी गुड्स है। देखो, तो नेसेसरी गुड्स है तो 800 रुपये का सिलेंडर हो, 1000 का हो, 1200 का हो, हमें वो लेना ही लेना पड़ेगा। तो बेसिकली नेसेसरी गुड्स जो होते हैं वो लेस इलास्टिक होते हैं, प्राइस के चेंज होने से क्वांटिटी में उतने चेंजेस दिखाई नहीं देते। लेकिन लग्जरी गुड्स जो होते हैं, ऐशो आराम की आइटम्स होती हैं, एसी, टीवी, फ्रिज, कार, ये सब जो हैं ये बेसिकली इलास्टिक है। हम पूरे साल दिवाली का वेट करते हैं कि भैया हमें 10% डिस्काउंट मिलेगा, ऑफर मिलेगा, तब हम इन चीज़ों को खरीदेंगे। तो बेसिकली नेचर ऑफ कमोडिटी नेसेसरी है, ज़रूरत की आइटम है, लेनी पड़ेगी तो लेस इलास्टिक, लग्जरी है तो हम वेट कर सकते हैं तो मोर इलास्टिक। अगर सब्स्टिट्यूट की बात करें तो यानी कि जैसे पेप्सी और कोक, तो अगर मार्केट में सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है तो अगर कोई बंदा अपना प्राइस चेंज करेगा तो मैं फट से उसको छोड़कर दूसरे वाले प्रोडक्ट पर शिफ्ट हो जाऊंगा। तो बेसिकली यहाँ पर कहने वाली बात क्या है कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड में ज़्यादा चेंजेस दिखाई देंगे। कब? जब आपका सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है। और अगर आपका सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है, आपके पास कोई सिंगल प्रोडक्ट है, आप 100 रुपये करो, 200 रुपये करो, उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो वहाँ पर आपकी इलास्टिक डिमांड जो है वो लेस इलास्टिक होगी। तो सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है तो मोर इलास्टिक, और सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है तो लेस इलास्टिक। इसके बाद मल्टीपल यूजेस। मल्टीपल यूजेस को समझने के लिए हम आराम से मिल्क ले लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम मिल्क की बात करें मल्टीपल यूजेस की, तो अगर दूध सस्ता हो जाएगा तो लोग मक्खन, पनीर, घी ये सब चीज़ें बनाना शुरू कर देंगे, तो उसके मल्टीपल यूजेस बढ़ जाएंगे, उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। तो बेसिकली अगर किसी चीज़ के मल्टीपल यूजेस होते हैं तो उसकी डिमांड इलास्टिक होती है। अब सपोज़ ये पेन है, सिर्फ लिखने के काम आता है, तो इसके प्राइसेस कितने भी बड़े क्वांटिटी में ज़्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। तो अगर इसके मल्टीपल यूजेस नहीं है तो इसकी डिमांड हमेशा लेस इलास्टिक रहेगी।
पोस्टपोनमेंट ऑफ यूज़, अभी अभी मैंने पोस्टपोनमेंट का सिलेंडर से एग्जांपल दे दिया, फिर भी दोबारा बता रहा हूँ, अगर मैं किसी चीज़ को पोस्टपोन कर सकता हूँ तो डिमांड हमेशा इलास्टिक रहेगी। सपोज मेरा फ़ोन टूट गया, 15 दिन, 20 दिन, महीना, 2 महीना मैं काम चला सकता हूँ तो उसकी डिमांड इलास्टिक है। मैं वेट कर रहा हूँ सही टाइम आने का, लेकिन सिलेंडर ख़त्म हो गया तो वो मैं पोस्टपोन नहीं कर सकता, यानी उसको पोस्टपोन करना मेरे हाथ में नहीं है, वो मजबूरी है, लेना ही लेना पड़ेगा। और जहाँ मजबूरी होती है वहाँ डिमांड भी लेस इलास्टिक होती है। उसके बाद इनकम लेवल ऑफ द बायर, अगर मैं बात करूं कि इनकम लेवल की, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिपेंड्स अपॉन द इनकम ऑफ द बायर। ए गुड्स ऑफ हाई एंड और विल नॉट केयर अबाउट द प्राइस। तो बेसिकली आप यहाँ पर इसको ऐसे समझ सकते हो कि जो आपके सबसे अमीर लोग हैं, रिच क्लास है, और जो बेचारी पुअर क्लास है, गरीब, तो ये लोग ज़्यादा प्राइस सेंसिटिव नहीं होते, क्योंकि गरीब लोग तो उन चीज़ों को खरीद पा ही नहीं सकते जो बहुत महंगी है, और अमीरों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इन लोगों के लिए प्राइस में चेंज होने के लिए दैट इज़ इनइलास्टिक, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो मर क्यों गया बेचारा? मर गया हमेशा सिर्फ एक मिडिल इनकम वाला बंदा बेचारा सोचता है, पूरे साल वेट करता है कि प्राइस कब कम हो, डिस्काउंट आए और मैं उसे परचेज़ करूं। शौक तो है भाई साहब को नवाबों वाले, लेकिन पैसा है उसके पास गरीबों वाला। ये है असली मिडिल इनकम ग्रुप। तो बेसिकली कहीं ना कहीं वो वेट करता है, और अगर वेट कर रहा है तो कहीं ना कहीं उसकी डिमांड जो है इलास्टिक है। हैबिट ऑफ अ कंज्यूमर, अगर आपको किसी चीज़ की लत लग गई है, आदत हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं उसकी डिमांड रहेगी इनइलास्टिक। और अगर आप एडिक्टेड नहीं हो, आप उसे कभी भी छोड़ सकते हो, तो उसकी डिमांड रहेगी इलास्टिक। प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड को इस तरीके से समझ सकते हैं। सपोज मेरी इनकम जो है वो है 10,000 रुपये, ठीक है। अगर मैं अपनी इनकम में से 100 रुपये का पिज़्ज़ा खरीदने जा रहा हूँ तो मैं इतनी टेंशन नहीं लूँगा, मैं अपनी इनकम का सिर्फ 1% हिस्सा खर्च करने जा रहा हूँ। लेकिन अगर मैं 8,000 रुपये का फ़ोन लेने जा रहा हूँ तो मैं सोच समझ कर, माइंड लगा कर लूँगा। तो बेसिकली अगर मैं अपनी इनकम का कम हिस्सा खर्च करता हूँ तो आई एम लेस केयरफुल अबाउट द सब्स्टिट्यूट। तो अगर मैं स्मॉल प्रोपोर्शन खर्च कर रहा हूँ तो मैं इनइलास्टिक हूँ, और अगर मैं लार्ज प्रोपोर्शन खर्च कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं अपने इनकम का 80% हिस्सा खर्च कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं मैं यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इलास्टिक हूँ। प्राइस लेवल की अगर हम बात करें तो वही, अगर ज़्यादा प्राइस लेवल है या बहुत कम प्राइस लेवल है तो वो लेस मतलब बहुत कम इफेक्ट डालेंगे। लेकिन मिडिल अगर आपके प्राइजेस वाली गुड्स हैं तो वो आपको बहुत ज़्यादा प्राइजेस चेंज करने को देगी। तो कह रहे इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस डिमांड डिपेंड्स अपॉन द लेवल ऑफ द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी हायर एट हाई प्राइस एंड लोअर एट लो प्राइस। तो कहीं ना कहीं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बहुत ज़्यादा होती है जब कीमतें ज़्यादा होती हैं। तो सस्ती चीज़ों को खरीदते हुए मैं बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देता। उसके बाद टाइम पीरियड की बात करें तो अगर आपके पास शॉर्ट टाइम पीरियड है तो आपके पास हमेशा डिमांड रहेगी इनइलास्टिक, क्योंकि शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर मैं ज़्यादा चेंजेस नहीं कर सकता। लेकिन अगर आपके पास लॉन्ग टाइम पीरियड है तो मैं हर चीज़ को एडजस्ट कर सकता हूँ, और अगर एडजस्ट कर सकता हूँ तो कहीं ना कहीं मैं उस चीज़ के अंदर चेंजेस कर सकता हूँ। तो ये थे आपके इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के फैक्टर अफेक्टिंग। यहाँ इसके साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। अगर आपको कोई टॉपिक में कन्फ्यूज़न है, कोई पॉइंट में कन्फ्यूज़न है, तो काइंडली आप मुझे मैसेज करें, टेलीग्राम कर सकते हैं, उसके बाद यूट्यूब कमेंट्स पर लिख सकते हैं, ताकि हम वो नेक्स्ट वीडियो में उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकें। थैंक यू दोस्तों।